हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल हरिओम फिजिक्स और मैथ क्लास में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 यानी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सब्जेक्ट है हिंदी, ठीक है। बिहार बोर्ड क्लास 10 यानी बिहार बोर्ड सभी बोर्ड के लिए है। क्लास 10 हिंदी लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। गद्यखंड यानी गुदली भाग 2 का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। हम आज की इस वीडियो में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक सब्जेक्टिव का यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम आज कराएंगे। तो चलिए बिना देर के हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। मैं सारे सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब डालूंगा, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग का पहले क्वेश्चन है यानी फर्स्ट नंबर, लेखक के अनुसार समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। यह चैप्टर 1 से हम करा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 1 है यह। हम लोग का उत्तर होगा चैप्टर 1 का क्या नाम है, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। तो आइए हम लोग प्रश्न देते हैं, लेखक के अनुसार समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। तो लेखक के अनुसार आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचरित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तो आप लोग इसको सिर्फ 5 बार अगर पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग 5 बार इसको पढ़ लीजिएगा और याद भी हो जाएगा। आइए आगे क्वेश्चन पर देखते हैं। हम पूरा सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराकर फिर हम रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग दूसरा क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है। तो हम लोग का उत्तर होगा, आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है जिससे व्यक्ति को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता हो सकती है। जाति प्रथा में यह व्यवस्था नहीं है। किसी काम में पारंगत होने पर भी जाति प्रथा जाति से अलग वह काम अपने का अवसर नहीं दे सकते, यानी अपनाने का अवसर काम करे अलग वह काम अपनाने का अवसर नहीं देती है। इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। भले ही पेशे के अनुपयुक्त होने के कारण उसे भूखा मरना पड़े। आइए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आप लोग इसको लिख कर, जितने मैं आज 1 से 4 चैप्टर तक पढ़ाऊंगा बस आपको ढेर नहीं 20 को क्वेश्चन होगा इस 4 चैप्टर तक, 20 को, यानी टोटल 12 को चैप्टर है इस गद्य खंड में, ठीक है। तो इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन देंगे आप लोग को, जो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इस गद्य खंड से आप लोग का नहीं छूटेगा। मैं फिर गद्य घ खंड भी कराऊंगा मैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मैं इस सारे चैप्टर का सब्जेक्टिव करवा कर फिर रिविजन भी कराऊंगा। तो आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यकता मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, मैं जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा उतना आप लोग याद कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन छूटने का चांस ही नहीं है। मैं 101% गारंटी दे रहा हूँ। आइए हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 20 का दांत, उसमें केवल 3 क्वेश्चन कराए हम, आप लोग उतना याद करिए तो ये 1 चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं दोबारा रिवीजन भी कराऊंगा। क्वेश्चन है, सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं। आप लोग का उत्तर है, सेन साहब कासू को बिजनेसमैन इंजीनियरिंग बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने घर पर ही कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीटा
किया करें, इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। ऐसा सेन साहब ने व्यवस्था किया था, इसलिए कासू को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। आइए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन है 20 के दांत की शर्त कथा स्पष्ट कीजिए, यानी 20 के दांत का शर्त कथा हम लोग का स्पष्ट करना है। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा, मैं जोड़ दूंगा। लिख लीजिएगा नंबर 9128 084 937। ठीक, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से क्या होता है, मैं कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें डालता हूँ और डालूंगा। ठीक है, आप परीक्षा आने वाला है तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। आइए हम इसका हम लोग आंसर जानते हैं। हम लोग का उत्तर है प्रस्तुत रचना के शीर्षक की उपयोगिता के मुख्य कसौटियाँ कथा वस्तु की प्रतिकृता, आकर्षकता तथा संक्षिप्तता, ये सारे गुण 20 के दांत शीर्षक में मौजूद है। प्रस्तुत रचना में सारी कहानी सेन दंपति के अहम के चारों ओर घूमती है। शीर्षक में अहम के 20 तत्व मौजूद है। यह शीर्षक अत्यंत आकर्षण है क्योंकि इस पाठ को यह बात की ओर खींचती है कि ये 20 के दांत है। क्या यह शीर्षक बोलने, समझने और आकर्षण में तेज है, अतः यह शीर्षक सार्थक है और प्रस्तुत रचना का सही प्रतिनिधित्व करता है। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। तो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है, ताइए हम लोग उत्तर देखते हैं। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण मदन के मन का दोष और कासू द्वारा मदन पर हाथ चलाना था। मदन गली में अपने साथियों के साथ लूडो खेल रहा था। क्या खेल रहा था? लूडो खेल रहा था। कासू भी वहां पहुंच और खेलना चाहा, यानी कासू वहां पहुंचकर उन लोग से कहा हम भी खेलेंगे, यानी वहां पहुंचकर खेलना चाहा, किंतु मदन ने उससे खेलने से सख्त मना किया। इस पर कासू ने गुस्सा चला दिया, यानी घूसा मार चला दिया। मदन भी उस पर टूट पड़ा, इसलिए उसका दांत टूट गया। लेखक इस प्रसंग में दिखाना चाहते हैं कि अदब और रोहाब की परवाह बड़ों को होती है। बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें भला फिक्र किस बात की। सो कासू की हरकत पर उसका सही जवाब दे दिया, परिणाम चाहे जो भी हो, यही लेखक का कहना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं खोखा किन मामलों में अपवाद था। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से रखिएगा, 2024 एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, यह मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो सेन साहब को 5 पुत्रियां थी। पुत्र का जन्म तब हुआ जब संतान की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी, अर्थात सेन साहब को पुत्र तब नसीब हुआ जब पति पत्नी दोनों बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। इसलिए खोखा जीवन के नियमों के अपवाद के साथ साथ घर के नियमों का भी अपवाद था। यही खोखा के नियम, ये इसी में खोखा की पूछ रहे खोखा किन मामलों में होता था। तो घर के नियमों के अपवाद, यानी घर के नियमों को मानने में अपवाद था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग तीन पाठ देखते हैं। चैप्टर 3 भारत में, यानी भारत में हम क्या सीखें। भारत से सॉरी यहाँ से होगा, ओके, यहाँ ओ यहाँ होगा। चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे, ध्यान रखिएगा। ओके, आइए हल्का साइज कम करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी 2024 में पूछेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 100% गारंटी चांस है पूछेगा इसको। आप लोग का उत्तर है, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होते हैं, तो गाँव में। आप लोग ध्यान रखिएगा, दर्शन गाँव में हो सकते हैं क्योंकि वहाँ के लोग भूभाग और परिवेश सब कुछ प्राकृतिक रूप में और शुद्ध रूप में मिलते हैं। गाँवों में ही भारत की आत्मा निवास करती है। सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण जीवन की सादगी, त्याग, प्रेम, उत्कृष्टतम पारस्परिक संबंध आदि में देखने को मिलते हैं। यानी यह सब गाँवों में ही देखने को मिलते हैं, इसलिए लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन गाँव में हो सकता है। आइए हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब लोग 2 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया। हम लोग का उत्तर है, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय अवदान के भविष्य में कहा है कि भारत ने ही विश्व में नीति कथाओं के माध्यम से नवजीवन का संचार किया। इसके कारण ही विभिन्न मार्गों और साधनों के माध्यम में अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर फैली। हमारे यह प्रचलित दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, बस इस क्वेश्चन को आप लोग 5 बार पढ़ेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक बहुत एकदम सरल भाषा है, बहुत सरल भाषा है। अब फिर मैं दोबारा रिवीजन करा दूंगा, अगर आप लोग तीन बार भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। भारत एक ऐसा देश है जो सर्वत्र अति प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा है। यह देश एक प्रयोगशाला है जिसमें जीवन की प्रत्येक समस्या के उपाय वर्णित है। यह समस्या चाहे शिक्षा की हो अथवा स्वास्थ्य की, प्रतिनिधित्व की, कानून बनाने की हो या फिर कोई और कानूनी समस्या, सीखने सिखाने संबंधित ऐसी कोई बात विश्व के अन्य किसी देश में नहीं मिल सकती। केवल भारत जैसे प्राचीन देश में ही अतीत तथा सुदूर भविष्य की समस्या के विषय पे सुअवसर प्राप्त हो सकता है। ठीक है, यानी हम लोग क्या करें, यानी कोई भी देश में इस सुदूर भविष्य को, यानी अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। यानी भारत किस तरह अतीत, यानी किसी भी देश में क्या करें हम लोग को सुदूर भविष्य की समस्या के विषय में अवसर प्राप्त हो सकता है, यानी सिर्फ भारत में ही, किसी अन्य देश में नहीं। हम लोग का 4 नंबर चैप्टर नंबर 4 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ताकि देखते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है। यानी बढ़ते नाखून प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है, तो बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को यह याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले स्वाभाविक अस्त्र से अब भी वंचित नहीं किए गए हो। तुम्हारे नाखून भुलाए नहीं जा सकते। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत वाले पशु हो। ठीक है, आइए कारण पशु हो, तुम नाखूनों को चाहे जितना काटो वे बढ़ते ही रहेंगे। अतः प्राकृतिक मनुष्य को आदि मानव रूप की याद दिलाती है। आइए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है, आप लोग चाहेंगे तो 2 मिनट में याद कर सकते हैं। देखिए आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। उत्तर हम लोग का, नाखूनों को लेखक द्वारा अस्त्र के रूप में देखना पूर्ण तर्क संगत है। हम आज भी आदि मानव के जीवन के बारे में जब पढ़ते हैं तब पाते हैं कि आदि मानव जंगलों में रहता था और कंदमूल खाकर तथा शिकार कर जीवन बिताता था, जबकि उसके पास कोई वस्त्र और अस्त्र भी नहीं थे। तब वह जरूर नाखूनों का उपयोग अस्त्र के रूप में करता होगा।
हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? तो स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल बताता है। भारतीय चिंतक कभी स्वयं को अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में ही सोचता है। इसकी सार्थकता अपने स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ने में है। सॉरी, ये क्या है? स्व को नहीं छोड़ने में सक्षम है। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाए हुए बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी विशेषता है। देखिए, चैप्टर 4 समाप्त हो गया। कल हम चैप्टर 5 से शुरू करेंगे और चैप्टर 9 तक करेंगे। ठीक है, 3 दिन में हम गद्य खंड का सब्जेक्ट खत्म करेंगे। यानी हिंदी सब्जेक्ट हिंदी का, यानी हिंदी विषय हम लोग केवल 5 दिन में सब्जेक्टिव खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर हम अगले विषय यानी विज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। तो थैंक यू, तब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।